चलिए, तो हम लोग पिछले दिन तक प्रकाश का परावर्तन का सारा केस पढ़ते हुए, दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हुए उस पर कुछ प्रश्न करके हम लोग उस टॉपिक को खत्म कर लिए थे। आज से हम लोग ऑप्टिक्स का एक नया पोर्शन शुरू करने वाले हैं, जिस पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का अपवर्तन। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का अपवर्तन। और देखिएगा ध्यान से, तो मैं आपको बताया था क्या कि किरण प्रकाशिकी में हम लोगों को तीन चीज पढ़ना है। एक पहला चीज था क्या कि प्रकाश का रैखिक संचरण, बहुत छोटी सी बात थी। दूसरी बात किए थे प्रकाश के परावर्तन का, और आखिरी और तीसरी बात थी क्या, प्रकाश के अपवर्तन का। तो आज से हम लोग प्रकाश का अपवर्तन शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे 10th क्लास में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में एक परिवर्तन देखा जाता है। प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। उसके दिशा में परिवर्तन होता है। दिशा परिवर्तन के इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। दिशा परिवर्तन के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि कारण क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन में कारण एक ही है क्या कि माध्यम के बदलने से क्या होता है कि अचानक से प्रकाश की चाल बदल जाती है। आप जानते हैं कि हर एक माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और अगर अचानक किसी भी चीज का चाल बदलेगा तो दिशा बदलना तय है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर अचानक से कोई नया ड्राइवर है, एकदम बिल्कुल नया ड्राइवर है, और कार में बैठा और गियर लगाया और अचानक से पूरा एक्सीलेटर लेके छोड़ दिया, क्या होगा, एक्सीडेंट। या अगर रोड पे गाड़ी बहुत तेज चल रही है, अचानक से हाई ब्रेक लगा दिया गया, तब भी क्या होगा, एक्सीडेंट। तो अगर अचानक से कभी भी दिशा बदलता है, वेग बदलता है या चाल बदलती है, तो अचानक से चाल बदलने के कारण स्वाभाविक है कि दिशा में परिवर्तन होगा ही होगा। और दिशा परिवर्तन के इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है वो कारण क्या है, तो इसका अगर हम लोग कारण का बात करें तो कारण है इसका क्या कि माध्यम बदलने से अचानक चाल में परिवर्तन होना। माध्यम बदलने से अचानक चाल में परिवर्तन होने के कारण ही क्या होता है भाई, तो प्रकाश की दिशा बदलती है। अब देखिए कि इसमें भी कुछ टर्म्स हैं, जो टर्म बहुत ही आसान टर्म है कि मान लीजिए कि ये कोई सा एक ग्लास का स्लैब है, कोई सा कांच का टुकड़ा है, और इस कांच के टुकड़े पे प्रकाश की कोई किरण ऐसे आपतित होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो किरण आपतित होती है, इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वही बोलते हैं क्या, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित होगी उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हम लोग काल्पनिक एक अविलंब डालेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं। अब यहां से क्या होगी कि प्रकाश की किरण अपनी दिशा बदल लेगी। तो अपनी दिशा बदल लेगी तो पहले प्रकाश की किरण चाह रही थी क्या कि हम ऐसे सीधे चले जाएं। पहले प्रकाश की किरण क्या चाह रही थी कि हम सीधे चले जाएं, इस रास्ते पर आ रही थी। लेकिन अब जैसे ही यहां से माध्यम बदला
प्रकाश की किरण ने क्या किया, अपना दिशा थोड़ा सा बदल लिया। अब देखिए कि मान लीजिए कि अगर ये है एक माध्यम हवा और ये है कोई माध्यम मान लो कांच, और इधर फिर से है क्या, हवा, तो यहां से पहली बार माध्यम बदला तो दिशा बदल गई, और दिशा बदलने के बाद जो ये आपको किरण दिख रहा है, इस किरण को हम लोग बोलते हैं क्या, इस किरण को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। अब देखिए कि फिर यहां पर माध्यम बदलने वाली है, कांच से प्रकाश हवा में आने वाली है। तो अगर कांच से प्रकाश हवा में आने वाली है मतलब फिर माध्यम बदलने वाली है, और जब माध्यम बदलने वाली है इसका मतलब कि यहां पर भी प्रकाश का कुछ ना कुछ दिशा बदलेगा। और देखा गया क्या कि यहां पर भी प्रकाश अपनी दिशा बदलती है और इस प्रकार से जाने लगती है। तो अपवर्तन के बाद जो वापस जाती हुई किरण है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, निर्गत किरण। बात समझ में आ रहा है? बात वही है कि आपतित किरण और अविलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। ऐसे यहां पर आप अगर देखिएगा तो ये कोण और ये कोण, अगर ये आर है तो देखो कि दोनों लंब है, समानांतर होगा, और ये तिर्यक रेखा होगा तो ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा। और निर्गत किरण के साथ जो कोण बन रही होते हैं इसे हम लोग ई से जनरली डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? और आप देखिएगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे डी से डिनोट किया जाता है, और इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है क्या, इसे डी को बोला जाता है पार्श्व विस्थापन। इसको क्या बोला जाता है, पार्श्व विस्थापन। अब देखो कि यहां से हम लोग दो तरह के माध्यम का बात करते हैं, कि जब भी हम लोग अपवर्तन का बात करेंगे तो अपवर्तन का मतलब ही होगा क्या, कि दो तरह के माध्यम की बात हो रही है। अपवर्तन का मतलब ही क्या होगा, कि दो तरह के माध्यम की बात हो रही है, कि जब भी अपवर्तन होगा तो माध्यम के नाम पे कितने माध्यम होंगे, दो माध्यम, जो एक से प्रकाश की किरण आएगी और दूसरे में जाएगी। तो अपवर्तन के लिए कम से कम दो माध्यम होना जरूरी है, और जरूरी यह भी है कि उस दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग हो। तो प्रकाश की चाल अलग अलग हो तो किसी ना किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, इस दोनों में से। तो इस आधार पर जो है सो माध्यम को दो भागों में बांटा गया है, और माध्यम को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाशतः सघन माध्यम, प्रकाशतः सघन माध्यम, और एक दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाशतः विरल माध्यम। तो सघन माध्यम का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम, और विरल माध्यम को क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। तो दो माध्यम में देखना कि एक को बोलेंगे क्या, प्रकाशतः सघन माध्यम, और एक को क्या बोलेंगे, प्रकाशतः विरल माध्यम। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि प्रकाशतः सघन माध्यम को जो हम लोग बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। इसको क्या बोलेंगे, रेयरर नहीं, इसको बोलते हैं डेंसर। इसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। अब देखो कि डेंसर मीडियम जो है, इस डेंसर मीडियम में यहां कंफ्यूजन हो रहा है हिंदी इंग्लिश में हमको। रेयरर कहां पे, चलो देखो यहां पे आप देखिए कि यहां पर जो पहला हम लोग बात करेंगे वो किसका बात करेंगे, रेयरर मीडियम का, और इस रेयरर मीडियम को हम लोग बोलते हैं क्या, विरल माध्यम। ठीक है, अब देखना कि विरल माध्यम किसको कहेंगे। तो मैं क्या बोला कि हमेशा दो माध्यम की बात होगी, दो माध्यम में एक में किसी न किसी में प्रकाश का चाल क्या होगा, अधिक होगा, एक में किसी न किसी का कम होगा। तो जिस माध्यम में अपेक्षाकृत, जिस माध्यम में अपेक्षाकृत प्रकाश की चाल, अपेक्षाकृत का मतलब हुआ क्या कि जिस दो माध्यम का हम बात कर रहे हैं उस माध्यम के अपेक्षाकृत, जिस माध्यम में अपेक्षाकृत प्रकाश की चाल क्या हो,
अधिक हो, प्रकाश की चाल अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रकाशतः विरल माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाशतः विरल माध्यम। और इसी तरीके से जो है सो अपेक्षाकृत जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी, अपेक्षाकृत जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे क्या, प्रकाशतः सघन माध्यम। उसे क्या कहेंगे, प्रकाशतः सघन माध्यम। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि भाई प्रकाशतः सघन माध्यम का परिभाषा क्या है, दूसरा में डेंसर मीडियम का परिभाषा क्या है, तो हम कहेंगे क्या, डेंसर मीडियम में हम लोग क्या कहेंगे, सघन माध्यम में हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो सघन माध्यम होता है इसमें अपेक्षाकृत प्रकाश की चाल, अपेक्षाकृत प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक नहीं, इसमें क्या होगी, कम होगी। तो दो माध्यम में जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेयरर मीडियम। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड अधिक होगा और डेंसर मीडियम में जो है सो लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहां से एक कंक्लूजन आता है क्या, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम का मतलब रेडर से सघन माध्यम यानी कि डेंसर माध्यम में प्रवेश करती है, तो डेंसर माध्यम में जब ये प्रवेश करती है तो प्रवेश करते समय क्या करती है भाई, यह अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, यह अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि जब प्रकाश की किरण अधिक चाल वाले माध्यम से कम चाल वाले माध्यम में प्रवेश करेगी तो उस समय में ये क्या होगी कि अभिलंब के तरफ मुड़ जाएगी। मान लीजिए कि इधर है माध्यम 1 जिसमें लाइट का स्पीड हम लोग मान लें कितना, v1, और इधर है कोई सा एक माध्यम 2 जिसमें हम लोग मान लें लाइट का स्पीड क्या, v2। अगर v1 ज्यादा है v2 से, तो v1 ज्यादा है और जो ज्यादा होता है वो रेयरर मीडियम होता है और जो कम होता है वो डेंसर मीडियम होता है। तो अगर भाई कोई प्रकाश की किरण इसमें ऐसे आएगी तो इसके आपतन बिंदु पर जब हम लोग लंब डालेंगे तो वो अभिलंब कुछ इस तरह का होगा, और इस अभिलंब से जब प्रकाश अपवर्तित होगी तो ये प्रकाश अपवर्तित प्रकाश जो होगी ये क्या होगी, अभिलंब के तरफ झुक जाएगी। आप देखिए कि पहले जो था इस प्रकाश का रास्ता ये कुछ ऐसा था जो सीधा जाना चाहता था, लेकिन अब क्या हुई कि अपवर्तन के बाद ये अभिलंब के तरफ मुड़ गई। ये है आपका आपतित किरण, और आपतित किरण जो है सो आपतित किरण अपवर्तन के बाद जो है सो इस अभिलंब के तरफ मुड़ गई है, और ये है आपका कौन सा किरण, ये है आपका अपवर्तित किरण, ये है आपका कौन सा, अपवर्तित किरण। और ठीक उसका उल्टा, तो ठीक उसका उल्टा अगर हम लोग बात करेंगे किसमें, कि यदि प्रकाश की किरण डेंसर से रेडर में जाए, सघन से विरल में जाए, तो यदि प्रकाश की किरण, आप ध्यान देंगे कि यदि प्रकाश की किरण जो है, यदि प्रकाश की किरण डेंसर यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल का मतलब रेयरर माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह क्या होती है, माध्यम में
प्रवेश करेगी तो यह अविलंब से दूर भाग जाती है। प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर जाती है। अब अविलंब से दूर जाने का मतलब क्या हुआ? अविलंब से दूर जाने का मतलब क्या हुआ भाई? कि अविलंब से दूर जाने का मतलब ये हुआ कि अब इसी को आप क्या करिए, पलट दीजिए। आप देखिए कि इसमें चाल अधिक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक चाल वाले को विरल बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलेंगे। प्रकाश की किरण ऐसे आई विरल से और प्रवेश किसमें की? सघन में। और ये जो है ये अधिक कम चाल वाला है, इसका मतलब ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। अब ठीक उल्टा करके देखो इसी कहानी को कि अगर मान लो कि ये कहानी है ऐसी और इसी में ये जो मीडियम 2 है जिसमें प्रकाश की चाल है कितनी, और ये है मीडियम 1 जिसमें प्रकाश की चाल है कितनी, ये प्रकाशतः सघन माध्यम है और ये प्रकाशतः कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। तो अब कोई भी प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम से आएगी, विरल माध्यम से टकराएगी, तो आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होगा उस लंब को हम लोग क्या कहेंगे? अविलंब कहेंगे। और अविलंब से प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जो है सो ये क्या होती है? अविलंब से दूर चली जाती है। तो अविलंब से दूर जाने के लिए ये इधर नजदीक आएगी कि ऐसे दूर भागेगी? ऐसे दूर भागेगी। मतलब कि प्रकाश की किरण अपने जिस रास्ते पर ये पहले आ रही थी उस रास्ते से अविलंब से दूर चली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपको याद रखना है। क्या? कि रेयरर से डेंसर में जाएगी तो अविलंब के तरफ मुड़ेगी, और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगी? अविलंब से दूर हटेगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि यहीं पर एक पद आता है, जिस पद को हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिस पद को हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाने के लिए टर्म म्यू यूज किया जाता है या कई बार RI भी यूज किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? अपवर्तनांक। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के बारे में कहता है क्या? कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक होगा, ये किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, ये अपवर्तनांक क्या है भाई? किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य का मतलब निर्वात, शून्य में प्रकाश की चाल एवं प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश के चाल की अनुपात होती है, एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल की क्या होती है? अनुपात। अब देखिए कि अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ। तो दुनिया में बहुत सारे माध्यम है और हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? अलग अलग है। तो इतने सारे माध्यमों में प्रकाश के चाल को कंपेयर करने के लिए एक टर्म यूज में लाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। और अपवर्तनांक में अगर आप देखेंगे तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि ये जो अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक क्या है भाई? तो ये है क्या? शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और बट्टा जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आप ध्यान से देखिएगा तो शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये आपको पता है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। और ये C बराबर जो होता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक ना? और किसी माध्यम में मान लीजिए प्रकाश का चाल है कितना? V। तो हम लोग अपवर्तनांक जो लिखेंगे म्यू बराबर वो कितना? C/V। आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर भी प्रकाश की चाल है जिसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा, और नीचे भी प्रकाश की चाल ही है जिसका मात्रक भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होगा। तो अपवर्तनांक के बारे में हम लोग लिखेंगे क्या
कि ये जो आपका अपवर्तनांक है, ये जो आपका अपवर्तनांक है, ये क्या है, एक मात्रकहीन राशि है। कैसा है, मात्रकहीन राशि है, और मात्रकहीन राशि है इसीलिए इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ। तो किसी भी माध्यम का अगर हम अपवर्तनांक लिख रहे हैं, वो कितना लिख रहे हैं, c बट्टा भी, यही तो है अपवर्तनांक का परिभाषा। तरह से देखो कि v को इधर ले और म्यू को इधर ले जाओ, तो जब हम v को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, c बट्टा म्यू, जहां पर म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, इसका मतलब यह होता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो भी है वो शून्य में प्रकाश के चाल के अपेक्षाकृत 1/म्यू गुना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, तो म्यू अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर म्यू है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम लोग बोलें, तो अपवर्तनांक को बोलें अगर कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि उस माध्यम में, कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल शून्य के अपेक्षा, शून्य के अपेक्षा, शून्य के अपेक्षा 1/म्यू गुना कम है। 1/म्यू गुना क्या है, कम है। बात समझ में आ रही है। v इक्वल टू कितना लिखेंगे, c बाई म्यू। तो अगर किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है, इसका मतलब उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल भी है, ये प्रकाश की चाल भी कितनी है, तो शून्य में प्रकाश की चाल का 1/म्यू गुना। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कहे क्या कि कोई पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका मतलब कि पानी में जो प्रकाश का चाल है ये शून्य की अपेक्षा कितना है, 1/33 गुना कम है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाए आपसे 2 है, तो 2 होने का मतलब क्या कि उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो c/2, यानी कि शून्य में प्रकाश के चाल का आधा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप सीधे यहां से एक कंक्लूजन ये भी बना सकते हैं क्या कि जो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उसके अपवर्तनांक के। मतलब किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक अधिक होगा, इसका मतलब कि उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, और किसी माध्यम का अपवर्तनांक यदि कम होगा, इसका मतलब कि उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। बात समझ में आ रहा है, अपवर्तनांक समझ में आया। अब देखो कि अगर आपसे पूछा जाए क्या कि हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक आपसे पूछा जाए कि हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, तो देखो कि अभी आपसे देखिएगा कि हम लोग पढ़े हैं अपवर्तनांक बराबर क्या, शून्य में प्रकाश की चाल, क्या पढ़े हैं, शून्य में प्रकाश की चाल, और बट्टा क्या पढ़े हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। बट्टा क्या पढ़े हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर शून्य में प्रकाश की चाल का बात करें तो शून्य में प्रकाश की चाल भाई कितनी, t, और नीचे माध्यम के जगह हम लोग किस चीज का यूज कर रहे हैं, हवा का। माध्यम भी अपना क्या है, हवा। तो हवा में भी हम प्रकाश का चाल कितना मानते हैं, c से c कटेगा, और हवा का अपवर्तनांक म्यू एयर जो निकल के आएगा वो कितना, 1। मतलब हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, 1। अब देखिए कि अगर हम हवा से किसी चीज को तुलना करते हैं या निर्वात से किसी चीज को हम तुलना करते हैं तो उसको अपवर्तनांक कह रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी एक माध्यम को किसी दूसरे माध्यम से तुलना करें, कांच को पानी से तुलना करें, तो उस टर्म में जो है, सो जो टर्म आता है उसको बोला जाता है क्या, आपेक्षिक अपवर्तनांक। जो टर्म आता है उसे क्या बोला जाता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक। और आपेक्षिक अपवर्तनांक में कहा जाता है क्या कि जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है, जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है और किसके अपेक्षाकृत निकालना है, इस चीज को आप क्या बोलेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो कहता है क्या कि आपेक्षिक अपवर्तनांक का अगर बात करें, अगर बात करें किस चीज का, आपेक्षिक अपवर्तनांक का,
तो आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में आपसे कहेगा क्या कि किसी माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में क्या कहेगा कि किसी माध्यम का किसी अन्य माध्यम के किसी अन्य माध्यम के अपेक्षाकृत किसी अन्य माध्यम के अपेक्षाकृत अपवर्तनांक का मान जो है, जो अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक का मान क्या कहलाता है? अपवर्तनांक का मान कहलाता है क्या? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। और इस आपेक्षिक अपवर्तनांक को निकालने के लिए अपवर्तनांक कहलाता है, और इसे निकालने के लिए जो है सो आपको करना क्या है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्या कि यहां पर कोई एक माध्यम है, यहां से ऊपर एक माध्यम है मान लीजिए, जिसका नाम हम रखे क्या? मीडियम 1। प्रकाश की चाल है इसमें क्या? v1। नीचे एक मीडियम है जिसका हम नाम रख रहे हैं क्या? m2, और इसमें प्रकाश की चाल है क्या? v2। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम कहें क्या कि v1 जो है वो ग्रेटर देन है किसके? v2 के। v1 क्या है? ग्रेटर देन है किसके? v2 के। और हम इसका अपवर्तनांक हम माने μ1 और इसका अपवर्तनांक हम माने कितना? μ2। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं क्या कि ये जो μ2 होगा ये ग्रेटर देन होगा किसके? μ1 के। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक उसका अपवर्तनांक क्या? और जिसमें प्रकाश की चाल कम उसका अपवर्तनांक क्या? बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि अगर यहां से कोई प्रकाश की किरण आएगी, अगर यहां से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो प्रकाश की किरण आएगी भाई तो अधिक चाल वाले से कम चाल वाले में जा रही है, तो अधिक चाल वाले से कम चाल वाले में जाएगी तो ये क्या होगी? अभिलंब के तरफ मुड़ जाएगी। अब देखिए कि अभिलंब के तरफ जब मुड़ जाती है प्रकाश की किरणें, अभिलंब के तरफ जब प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, तो अभिलंब के तरफ जब प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है तो अगर हम कहें माध्यम 1 के अपेक्षाकृत माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा कि यहां शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहा जाए क्या कि माध्यम 1 के अपेक्षाकृत माध्यम 1 के अपेक्षाकृत माध्यम 2 का अपवर्तनांक, मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक हमको निकालना है। किसके अपेक्षाकृत? तो माध्यम 1 के अपेक्षाकृत, और इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। कहीं कहीं ऐसे 2 1 लिखा हुआ होता है 2 का 1 के अपेक्षाकृत, और कहीं कहीं जिसके अपेक्षाकृत निकालना है उसको पीछे लिखा हुआ होता है, जिसको निकालना है उसको आगे लिखा हुआ होता है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो μ12 जो लिखा जाएगा, ये μ12 को लिखा जाएगा कि लिखा जाएगा कितना? μ2 बट्टा कितना? μ1। कितना लिखा जाएगा? μ2 बट्टा μ1। जिसका निकालना है ऊपर, जिसके अपेक्षाकृत निकालना है उसको नीचे। बात समझ में आ रहा है? अब जरा सा देखो कि अगर हम यहां से μ1 लिखना चाहें तो μ1 इक्वल टू कितना लिखेंगे? c/, और यहां से अगर हम μ2 लिखना चाहें तो μ2 इक्वल टू कितना लिखेंगे? c/v2। अब यहां से अगर हम वहां पर μ1 और μ2 का वैल्यू पुट करते हैं तो हमको मिलेगा क्या कि μ21 जो मिलेगा, μ2 के जगह पर कितना रखेंगे? c/, और μ1 के जगह पर कितना रखेंगे? c/v1। इसको सॉल्व करिएगा तो c/v2 तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये दोनों पलट के हो जाएगा कितना? v1 बट्टा c से c कटेगा, और μ21 जो अपना निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा? पहले था μ2 बट्टा μ1 और अब हो गया कितना? v1 बट्टा v2। तो इसको भी क्या करना है आपको? याद रखना है, आपेक्षिक अपवर्तनांक। अगर यहीं पर कह देता माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के अपेक्षाकृत, तो 1 इधर आता 2 पीछे आता, और ये भी क्या हो जाता? μ1 बाय μ2। अब आप देखिए कि हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि जो प्रकाश है ये प्रकाश क्या है? तरंग के रूप में संचरण करती है। किसके रूप में? प्रकाश का जो संचरण होता है वो कैसे होता है? प्रकाश एक तरंग भी है। तो तरंग होने का मतलब क्या हुआ भाई?
तरंग होने का मतलब क्या हुआ कि तरंग तो कुछ ऐसे चलती है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और तरंग जब ऐसे चलती है तो इसको एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे आवर्तकाल टी कहते हैं, और आवर्तकाल टी कहते हैं, और एक साइकिल पूरा करने में ये दूरी तय करती है, इसे हम लोग क्या को बोलते हैं, लैम्डा वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अब जरा सा देखिए कि अगर हम लोग बात करें किस चीज की, प्रकाश की चाल की, अगर हम लोग बात करें किस चीज की, प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की चाल भी बराबर क्या लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा क्या, समय। दूरी ये कितना तय किया है, समय इसको कितना लगा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूरी कितना तय किया, लैम्डा, और समय कितना लगा। अब आप लोग पढ़े होइएगा कि अगर भी बराबर हम इसको लैम्डा गुने 1/t लिखें, तो यहां से एक चीज पढ़े होइएगा कि भी बराबर इसको हम लिख सकते हैं कितना, लैम्डा एफ, जहां पर आवृत्ति एफ बराबर जो होता है वो कितना होता है, 1/t। जहां पर आवृत्ति एफ बराबर कितना होता है, 1/t, चूंकि एफ बराबर कितना होता है, 1/t, 1 आवर्त काल कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। अब देखिए कि किसी भी प्रकाश का, आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रकाश का जो है, किसी भी प्रकाश का जो है, तो जो तरंग दैर्घ्य है, जो तरंग दैर्घ्य है, यह माध्यम के बदल जाने से बदलता नहीं है। तरंग दैर्घ्य जो है वो माध्यम के बदल जाने से बदलता नहीं है, और फ्रीक्वेंसी जो है ये माध्यम के बदल जाने से बदल जाती है। आप सोचिए कि हवा में चल रहा है तो प्रकाश तेजी में चल रहा होगा, है ना, और वही कांच में चलेगा तो प्रकाश धीरे धीरे चलेगा, टाइम अधिक लेगा। इतना ही दूर चलने में टाइम अधिक लेगा तो कुछ इस तरीके से चलेगा, तो इसमें तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति बदलती नहीं है। तो तरंग दैर्घ्य जो है, ये तरंग दैर्घ्य के बारे में आप सीधे बात जानिए कि ये निर्भर करती है किस पर, माध्यम पर निर्भर करती है। मतलब माध्यम बदलेगा तो तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तरंग दैर्घ्य माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, सॉरी, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। मतलब कि तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेगा कभी, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेगा कभी, इसीलिए कि ये देखिएगा ध्यान से कि हर एक प्रकाश के रंग का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है। लाल रंग का अलग, नीले रंग का अलग, उजले रंग का अलग, सबका क्या है, तरंग दैर्घ्य अपना अलग अलग है। तो अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का रंग नहीं बदलेगा, रंग नहीं बदलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि तरंग दैर्घ्य माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। और दूसरा चीज आप देखिएगा क्या कि आवृत्ति के बारे में अगर आप बात करिएगा तो आवृत्ति जो है, ये आवृत्ति जो है ये माध्यम पर निर्भर करती है। क्या करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। और जब माध्यम पर निर्भर करती है भाई, माध्यम पर निर्भर करती है, तो माध्यम पर निर्भर करती है, तो ये चीज तुम देखना जरा सा ध्यान से, कि ये चीज देखना तुम जरा सा ध्यान से कि अगर हम यहां पर बात करें एक माध्यम से दूसरे माध्यम का, या फिर पिछले डायग्राम में ही देखिए, तो पिछले डायग्राम में ही देखिए, तो अगर मान लीजिए कि यहां पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना है, लैम्डा, तो यहां पर भी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना रहेगा, लैम्डा। यहां पर प्रकाश का फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए f1, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, f2, ठीक ना। अब देखना कि अगर हम यहां पर स्पीड लिखना चाहें v1 इक्वल टू, तो कितना लिखेंगे, लैम्डा f1। अगर हम यहां पर v2 लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, लैम्डा f2। v1 v2 का वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दोगे तो लैम्डा के टर्म में भी जो है सो वेवलेंथ लिखाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो लैम्डा के टर्म में लिखाएगा। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर इस चीज को हम आगे बढ़ाएं थोड़ा, अगर हम इस चीज को क्या करें, हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो अब आ जाएगा यहां से क्या कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या क्या है। यहां पर मैं आपको समझाने का कोशिश किया क्या कि भाई सबसे पहले तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक के बारे में क्या जानना है, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब क्या है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, इसका मतलब कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल शून्य के अपेक्षाकृत उतना गुना कम है। बात समझ में आ रहा है। फिर मैं आपको क्या बोला कि हवा का अपवर्तनांक कितना निकालेंगे, एक आएगा। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो आपेक्षिक अपवर्तनांक में जब एक माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे दूसरे के अपेक्षाकृत, तब जो अपवर्तनांक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक। और माध्यम 2 का अपवर्तनांक
एक के अपेक्षाकृत अगर निकालना है तो जिसके अपेक्षाकृत निकालना है उसको नीचे, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। और ये पूरी कहानी थी किसकी? आपेक्षिक अपवर्तनांक की। फिर देखिए कि जब यहां से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो यहां से जब चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो आएगा क्या? प्रकाश का अपवर्तन का नियम। प्रकाश का अपवर्तन का नियम, और प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है इसमें वही दो नियम है जो पहला नियम है क्या? कि पहला नियम आप लोग पहले से ही जानते हैं कि ये है क्या? कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है वो तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये तो बहुत सामान्य सा नियम है, एक ही समतल में होते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है ये है क्या? ये है क्या? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, जिस दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये स्नेल का नियम दूसरा नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है क्या? कि आपतन कोण की ज्या, जिसको आप बोलेंगे क्या? साइन आई। ज्या का मतलब होता है साइन और आई का मतलब क्या? आपतन कोण। तो आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या हुआ? साइन आई। तथा तथा अपवर्तन कोण, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है, अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब क्या हुआ? अपवर्तन कोण को हम लोग आर बोलते हैं और उसके ज्या का मतलब क्या हुआ? साइन आर। का अनुपात जो होता है, का अनुपात जो होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। अब ध्यान देना कि अगर हम लोग यहां पर बात करें, मान लीजिए कि ये है एक आपका समतल और यहां से एक प्रकाश की किरण आई ऐसे, अभिलंब डाले, मान लीजिए ये कोण है कितना? I1, और यहां से ये अपवर्तित हो गई ऐसे और ये जो कोण बना ये कितना? R1। दूसरे जगह पर मान लीजिए कि हम आपतन कोण का मान बदल लिए, आपतन कोण का मान बदल के कर दिए कितना? I2। तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, कितना हो जाएगा? R2। ठीक ना? तीसरे जगह पर हम क्या किए? मान लो कि हम अपने आपतन कोण का मान थोड़ा और बदल लिए, अब इसको क्या कर दिए हम? I3। तो अपवर्तन कोण का मान और थोड़ा सा बदल गया, कितना हो गया? R3। तो कहता है इस पूरे कहानी में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इसका मतलब क्या हुआ? कि आपतन कोण की ज्या का मतलब हुआ कि साइन I1 बटा वहां पर अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब क्या हुआ? इक्वल टू ही होगा किसके? साइन I2 बटा साइन R2 के। इक्वल टू ही होगा किसके? साइन I3 बटा साइन R3 के। और ये सारा चीज जो होगा इसका वैल्यू होगा क्या? एक कांस्टेंट। मतलब सीधे इस चीज को आप एक लाइन में याद रख सकते हैं क्या? कि ये साइन I बट्टा साइन R जो होगा ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, एक नियतांक होगा। और इसी नियतांक को जो है तो हम लोग बोलते हैं क्या? इसी नियतांक को जो है तो हम लोग बोलते हैं क्या? कि मान लीजिए कि इसका अपवर्तनांक है μ1 और इसका अपवर्तनांक है μ2। तो इसी अपवर्तनांक को हम लोग साइन I बाय साइन R को जो है सो बोलते हैं क्या? इसको μ2 बाय μ1। और आपको अभी बताए थे किसको लिखते हैं? कितना? μ21। बात समझ में आ रहा है? तो ये है तुम्हारा क्या? ओरिजिनल स्नेल्स लॉ। साइन I बाय साइन R इक्वल टू कितना? μ2 बाय μ1। और ये कितना होगा? μ21, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक। किसका?
माध्यम दो का, किसका, माध्यम दो का एक के अपेक्षाकृत अपवर्तनांक, कि एक के अपेक्षाकृत जो माध्यम दो का अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक कितना है, यही चीज बोलते थे। अब मान लीजिए क्या कि ये जो पीछे है इसको हम लोग बोले हैं क्या, माध्यम एक, और इसको हम लोग क्या बोले हैं, माध्यम दो। अलग अलग माध्यमें होंगी। अब इसमें देखो कि सवाल में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि μ1 ऊपर रखें कि μ2 ऊपर रखें। बात समझ में आ रहा है? तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम आपको स्नेल्स लॉ को याद करने का तरीका बता देते हैं, जिससे आप फिर कभी स्नेल्स लॉ नहीं भूलिएगा। मान लीजिए क्या कि यहां पर जो है सो कोई सा माध्यम है जो है कितना, m1, और यहां पर कोई सा माध्यम है क्या, m2। इसका मान लो अपवर्तनांक है कितना, μ1, और इसका अपवर्तनांक है कितना, μ2। कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से आएगी, दूसरे माध्यम में टकराएगी, अविलंब से दूर जाएगी या अविलंब के पास आएगी, लेकिन अगर अपवर्तन होगी तो जो आपतन कोण होगा ये वाला कोण होगा I, और जो अपवर्तन कोण होगा ये होगा क्या, R। आपको स्नेल्स लॉ को याद रखने के लिए आप एक ही बात रखिएगा कि जिधर का हम कोण लेंगे उधर का अपवर्तनांक का अगर गुना करेंगे, जैसे μ1 sin I, अगर एंगल ऊपर वाला लिए तो अपवर्तनांक भी किधर वाला लिए, ऊपर वाला, इक्वल टू जो हो जाएगा नीचे वाला अपवर्तनांक और नीचे वाला कोण के। अब आप ध्यान से देखिए कि इसको जब इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, sin I, और इधर से आएगा तो sin R भाग में, इधर बचा कितना, और इधर से μ1 आएगा किसमें, भाग में। तो ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, याद सीधे रखना है क्या, कि जिधर का कोण उधर का अपवर्तनांक, और जिधर का कोण उधर का क्या, अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही है? देखो इस पर एक छोटा सा सवाल देखो, एक छोटा सा सवाल अगर हम लोग देखें तो कह रहा है क्या कि यहां से ये है। अब इसके बारे में क्या कहा कि ये है आपका माध्यम 1, ये है आपका माध्यम 2, और ये है फिर आपका क्या, माध्यम 1। मतलब हवा है, कांच है, और फिर हवा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका अपवर्तनांक अगर μ1 है तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा, और इसका अपवर्तनांक कितना होगा। बात समझ में आ रही है? कह रहा है क्या कि एक प्रकाश की किरण इस माध्यम में ऐसे आई है, कुछ ऐसे यहां पर अविलंब डालेंगे। कह रहा है क्या कि यहां पर अविलंब डाले, और अविलंब से जो है तो कुछ इस तरह से जो है सो प्रकाश की किरण आपकी अपवर्तित हुई है इस तरह से। और अपवर्तन के बाद जो है तो ये फिर जो है सो यहां पर हम लोग अविलंब डालेंगे, और अविलंब डालने के बाद ये देखा गया क्या, अविलंब डालने के बाद ये देखा गया क्या कि अविलंब डालने के बाद जो है सो ये देखा गया क्या कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण यहां से कुछ इस तरीके से गुजर गई। बात समझ में आ रहा है? तो आपको कह रहा है क्या कि यदि ये आपतन कोण है I और ये अपवर्तन कोण है कितना, R, तो ध्यान से देखोगे कि ये भी अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, दोनों लंब है, समानांतर है, तो ये वाला रेखा जो तिर्यक रेखा हो जाएगा, तो ये R, तो ये भी कितना हो जाएगा। तो इस कोण E के बारे में कहा कि बताओ कि ये E बराबर कितना होगा, और ऑप्शन में तुमको दे दिया I के बराबर, B में दे दिया R के बराबर, C में दे दिया I प्लस R के बराबर, D में दे दिया नन। अब कैसे बनाया जाए, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। और स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि देखो कि अगर पहले सतह के लिए हम लोग लगाएंगे तो पहले सतह के लिए लिखेंगे क्या, जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण, लिखेंगे कि नहीं, बराबर नीचे जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण कितना, sin R। समीकरण 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा समीकरण देखिए अब इस सतह के लिए, तो जिधर का अपवर्तनांक μ2 उधर का कोण कितना, R, बराबर जिधर का अपवर्तनांक यहां का उधर का कोण कितना। अब ध्यान से देखो कि μ1 sin I, μ2 sin R, μ2 sin R, μ1 sin E, A B के बराबर है, B C के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, A और C दोनों क्या है, बराबर है।
तो इसका मतलब यहां देखो कि a बराबर b है और b बराबर c है। इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो μ1 sin i है ये बराबर है किसके? μ1 sin e के। μ1 से μ1 जाएगा, sin से sin छटेगा और i बराबर कितना बचेगा? यही हो जाएगा ऑप्शन। बात समझ में आया? तो अपवर्तनांक पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसी में कोण का मान दे देगा और कहेगा कि अपवर्तन कोण का मान बताइए। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन आप देखिए, छोटा सा क्वेश्चन आप देखिए कि कह दिया क्या कि ये है माध्यम, यहां से एक प्रकाश की किरण आपतित हुई कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। कह रहा है कि इस माध्यम का अपवर्तनांक जो μ1 है वो 1 है, इस माध्यम का अपवर्तनांक जो μ2 है वो है कितना? √3। तो बताइए कि कोण R का मान कितना होगा? तो ध्यान दो, सीधे स्नेल का नियम लगाओ। सीधे क्या लगाओ? स्नेल का नियम लगाओ। और स्नेल का नियम याद रखने के लिए मैंने क्या बोला है कि जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण, है ना? जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण sin i, जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण कितना? μ1 का मान पता है, sin i का भी मान पता है कितना? μ2 का मान पता है, sin r का मान पता नहीं है। तो यहां से देखिए कि 1 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, है ना? और बराबर √2 इंटू ये साइन r का मान हमको पता नहीं है। साइन 60 का मान, अच्छा m2 का मान √3 है, यहाँ √2 लिख दिया है। √3 इंटू कितना? साइन r। अब देखो कि √3 से √3 जाएगा, कितना बचेगा? 1/2 इक्वल टू साइन r कितने डिग्री पे होता है? साइन 30 डिग्री पे। यानी कि r बराबर कितना हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये स्नेल का नियम है और इस तरीके से यहां से ढेर सारे सवाल बनते हैं। आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पर कंप्लीट। अगले दिन फिर हम लोग इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जुगाड़ याद रखिएगा, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल को बराबर करेंगे, वही स्नेल्स लॉ है। साइन i बाय साइन r इक्वल टू μ2/μ1 याद नहीं रखना है, इसमें बहुत गड़बड़ी होता है, ऊपर कौन सा ले नीचे कौन सा ले। बात समझ में आ रहा है? चलिए काफी है आज के लिए।